नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जनवरी वायदा सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज गिरावट। निफ्टी 17,900 के नीचे। बैंक निफ्टी में 1,000 अंकों की तेज गिरावट। मिड कैप स्टॉक्स का बुरा हाल। बाजार में चौतरफा बिकवाली का मूड। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट, करीब 4%। फिसला निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स, रियल्टी, फार्मा, एनर्जी स्टॉक्स भी कमजोर। कमजोर नतीजों से फिसला पिडिलाइट का स्टॉक, भाव 2% से ज्यादा नीचे। कंपनी के मुनाफे मार्जिन में आई गिरावट। कंज्यूमर बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ ने भी किया निराश। रॉयटर्स के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली। 3 से 8% तक लुढ़के। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के शेयर में 85% तक की गिरावट की जताई आशंका। कमजोर नतीजों के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स में 5% की गिरावट। 88% घटा कंपनी का मुनाफा। वहीं अच्छे नतीजों के दम पर टॉप गिरना बना टीवीएस मोटर्स। और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में रोजगार पर हो सकता है खास फोकस। 7 सेक्टर में पीएलआई स्कीम के अलावा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बजट के हर चौके पे निवेश के मौके। बजट मंथन करके निकालेंगे एक से एक बढ़िया नगीने। पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस की एक्सपोर्ट, किन शेयर्स को मिलेगा सपोर्ट? बजट की सौगात, किन शेयर्स की बनेगी बात? देखिए 2023-24 का बजट मेरे साथ सीएनबीसी आवाज पर 1 फरवरी को। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 17,900 के नीचे भी फिसला था, 17,800 तक पहुंचा अब, लेकिन रिकवरी लोअर लेवल से हल्की सी। लेकिन 18,000 के अभी भी नीचे 17,925 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 200 अंक कमजोर निफ्टी है। बैंक निफ्टी का और भी बुरा हाल है। यहाँ पर सरकारी बैंकों में तेज गिरावट हावी होते हुए दिखाई दी है। बैंक निफ्टी इंडेक्स देखेंगे तो 900 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। 2.25% की कमजोरी है। और मिड कैप इस फॉल से छूते नहीं है, वहां भी 1 से 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में आती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे ज्यादा पेन कहाँ है, प्रेशर कहाँ है, उस पर नजर डालेंगे। अब तक के सेशन का भी हाल लेंगे, लेकिन फटाफट से एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे संकेतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और अगर आप एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो आज के सेशन में मिक्स्ड है। हालांकि वॉल स्ट्रीट में आपको थोड़ा स्ट्रगल दिखाई देगा। निक्केई हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी हैंगसेंग में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। हैंगसेंग इनफैक्ट 2% ऊपर है। तो एशियन मार्केट्स में ऐसी कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो ये डायरेक्शनलेस आज के सेशन में। डाउ फ्यूचर्स 45 अंक नीचे, नैस्डैक का फ्यूचर आधा % नीचे आज के सेशन में कर रहा है ट्रेड। तो कोई क्लियर इंडिकेशन है नहीं, लेकिन एक्सपायरी का प्रेशर इंडियन मार्केट्स पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब तक हुआ क्या है बाजार में, अब तक की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। तेज गिरावट बाजार में। निफ्टी 17,900 के नजदीक अब कारोबार कर रहा है, थोड़ा ऊपर जरूर आया है। बैंक निफ्टी में 1,000 अंकों की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स 1.25% टूटा है। तो ये है अब तक की हाइलाइट्स इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से। लेकिन चौतरफा गिरावट है। सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। मेटल्स को छोड़कर मेटल्स फ्लैट है आज के सेशन में। सरकारी बैंकों की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है, यहाँ 4% तक नीचे आया है इंडेक्स। के अलावा रियल्टी, पावर, फाइनेंस स्टॉक्स की जमकर पिटाई हुई है। मिड कैप आईटी, फार्मा में भी दबाव है आज के सेशन में। थोड़ी सेलेक्ट बाइंग आपको दिखेगी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। हम आज साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट मार्केट्स में, कुछ रिकवरी की उम्मीद करें टुवर्ड्स क्लोजिंग, क्या व्यू है, कहां एक्सपायरी देखते हैं? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। पॉसिबल है कि यहाँ से एक बाउंस मिले, रिकवरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने निफ्टी में सपोर्ट देखा है करीब 17,800 के आसपास, और लो भी आज हमने देखा करीब उसके वहीं पर पार कर दिया है। मेरे ख्याल से आज लो था करीब कह सकते हैं समवेयर क्लोज टू 17,800 ही था। तो यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, जिन्होंने आज सुबह शॉर्ट किए हैं वो तो रिकवर करेंगे। पॉसिबल है कि यहाँ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो। और बैंक निफ्टी का हमने लो देखा है 41,600, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट बना रहा है। हो सकता है ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे, तो बाउंस पॉसिबल है यहाँ से अप मूव, लेकिन थोड़ा बाउंस रहेगा, कुछ खास नहीं रहेगा। रिकवरी फॉर अ बिग अप मूव वो नहीं रहेगा, लेकिन प्योरली एक्सपायरी रिलेटेड रिकवरी हो सकती है।
तो एक्सपायरी रिलेटेड रिकवरी हो सकती है, कोई बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं है इंडेक्स पर इन लेवल से। स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। गावा साहब, हालांकि स्टॉक्स की भी धुलाई ठीक ठाक हो रही है आज के सत्र में, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज निकाले हैं आपने? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक्साइड में एक थोड़ी तेजी बन सकती है, बाउंस अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर ट्रेड करा है 182 पर, आज ऑटो क्षेत्र में है तो हो सकता है एक्साइड में एक अप मूव मिले। 182.60 पर ट्रेड कर रहा है एक्साइड, पॉसिबल है कि 186 जोन देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप होगा करीब 181 का एक्साइड। यस, एक्साइड में एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है ट्रेंड। ट्रेंड कर रहा है 1211 के आसपास ट्रेड, 1200 रुपए का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि एक अप मूव मिले, करीब करीब 1230 का ये जोन है देखने को मिल सकता है ट्रेंड। ओके, तो ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं, एक्साइड में ले सकते हैं। एक्साइड में रिकवर हुआ है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, ऑल्दो लाल निशान में है। और ट्रेंड में तो डे हाई के लेवल्स 0.1% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स आपने देखा 1 से 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। पॉकेट्स भी आपको ज्यादातर पेन वाली ही दिखाई देंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं उस पॉकेट के साथ जो एक लौती पॉकेट है जहां थोड़े बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और वो है ऑटो एंसिलरी। थोड़ा अर्निंग का भी इंपैक्ट है यहाँ पर हालांकि स्टॉक्स पर। टीवीएस मोटर्स 4.5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू 5% ऊपर, महिंद्रा से ऑटो 7% ऊपर, जेके टायर 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही अब गिरावट वाले स्पेस दिखाएं तो सरकारी बैंक तो फिसले हैं ही। बैंक ऑफ इंडिया 4.5% नीचे, यूनियन बैंक में 2.5% की कमजोरी, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 से 4.5% का फॉल आज के सेशन में है। फार्मा स्टॉक्स भी लाल निशान में, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा धुलाई ग्रैन्यूल्स के 6.5% नीचे, ऑरोबिंदो फार्मा भी 4.5% नीचे है। ग्लेनमार्क में भी 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। आईटी में अकेलिया काले, ऑरेंप्रो सॉल्यूशंस, एलएनटी टेक सर्विसेज, फर्स्ट सॉल्यूशन प्रेशर में है। अकेलिया काले 11% नीचे आज के सेशन में है। ऑरेंप्रो में 4% की गिरावट, एलएनटी टेक सर्विसेज भी 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। और साथ ही इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रियल्टी में प्रेशर दिख रहा है, यहाँ भी उबर रियल्टी 1.5% नीचे है, शोभा में 2.5% की गिरावट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1.5% नीचे और डीएलएफ अब 4% नीचे आ चुका है। तो डीएलएफ में प्रेशर और माउंट होते हुए आज के सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स की भी धुलाई काफी हुई है। एसीसी 6.5% नीचे, अंबुजा 7% नीचे है, सांगी इंडस्ट्रीज 5% की गिरावट, इंडिया सीमेंट्स भी 3% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मिड कैप्स की धुलाई ठीक ठाक हो रही है आज के सेशन में। लेकिन हम बात करेंगे बजट रिलेटेड खबरों की ओर, और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में रोजगार पर खास फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएलआई स्कीम में नए सेक्टर को शामिल करने के साथ साथ रोजगार देने वाले सेक्टर पर विशेष फोकस हो सकता है। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, पहले तो बताइए एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर क्या खास फोकस रह सकता है सरकार का? देखिए, अब तक जो ठोस संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक सरकार इस बजट में रोजगार पर खास फोकस कर सकती है, और रोजगार पर खास फोकस करते हुए सरकार कुछ स्कीम का ऐलान कर सकती है, और उस स्कीम को इस तरीके से पेश करेगी कि उसके जरिए रोजगार कितना ज़्यादा मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अगले चरण का ऐलान करे। इसके तहत 7 सेक्टर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इस 7 सेक्टर में 5 सेक्टर नए शामिल हो सकते हैं, जिसमें खिलौना बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, चमड़े के जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां, साथ ही साथ कंटेनर बनाने वाली कंपनियां, और केमिकल, खास तरह से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको बनाने वाली कंपनियों पर फोकस कर सकती है। क्योंकि इन सारे सेक्टर में रोजगार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 2 सेक्टर जिसमें पीएलआई स्कीम पहले से है उसमें अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। इसमें आईटी हार्डवेयर पर खास फोकस हो सकता है, और फार्मा सेक्टर इस पर खास फोकस हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें तो कुल मिला के 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब देखना है कि वित्त मंत्रालय कितनी कटौती करता है, कितना बजट में ऐलान करता है। तो रोजगार के लिए एक पीएलआई स्कीम हो गया। दूसरा कि रोजगार देने वाले अलग अलग स्कीम पर विचार किया गया है बजट बनाने के दौरान, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया, स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सरकार स्कीम लाई थी वैसा ही स्कीम क्या हम छोटे कारोबारियों को दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे सेक्टर जहां पर रोजगार ज़्यादा मिलते हों जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है।
शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये एलोकेशन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐलान हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने पर इंसेंटिव मिल सकता है। आलोक प्रियदर्शी हैं और डिटेल्स के साथ। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, 2025 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर इस बार बजट में सरकार का फोकस रहेगा और इसके लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में इसके अडॉप्शन को लेकर सरकार इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से जुड़े आर&डी और कोर आर&डी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार बढ़ावा दे सकती है। सरकार का आकलन है कि करीब 2025 तक जो इसमें जीडीपी में करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसका योगदान करीब $500 मिलियन का हो सकता है। लिहाजा इसे इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत है और इससे लेकर सरकार एक नोडल एजेंसी, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी का भी गठन कर सकती है कि जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो संभावित रिस्क हैं, बिग डेटा के को लेकर जो रिस्क हैं, उन सब से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े पैमाने पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। चलिए, शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस रह सकता है, नई एजेंसी बन सकती है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको आलोक ने बताया। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और बजट एक्सपेक्टेशंस पर बातचीत करेंगे, खासतौर से समझेंगे कि ऑटो सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बजट आने में सिर्फ अब 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। ऐसे में ऑटो सेक्टर ही क्या है बजट एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ऑटो सेक्टर इस बार के बजट से? गुड आफ्टरनून। देखिए, जहाँ तक कि बजट का सवाल है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस ऑटो सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि सरकार का खास फोकस रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो फेम स्कीम है, जहाँ वो सब्सिडीज़ देते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेज को प्रोत्साहन देते हैं, वहाँ आपको एक्सटेंशन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाजार और एनालिस्ट कम्युनिटी की ये एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आपका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो ऑब्वियसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देना होगा और वहाँ अगर कोई इंसेंटिव स्कीम आती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावे में, आपको कोई स्कीम दिखाई पड़ती है, तो ये ऑटो सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली सरकार ने यहाँ एक पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट ज़रूर किया है और यहाँ अगर पीएलआई स्कीम का विस्तार हो, पीएलआई स्कीम को और बढ़ावा दिया जाए और इसका आउटले बढ़ाया जाए, तो ये भी ऑटो एंसिलरीज के लिए बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली ऑटो के लिए एक्सपोर्ट हब भारत एक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मारुति की भी एक पोर्शन ऑफ सेल्स एक्सपोर्ट से आती है और काफ़ी सारी दूसरी पीयर कंपनीज, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंसेंटिव या कोई बढ़ावा दिया जाए, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स और 4 व्हीलर्स को, तो ये भी देखने लायक होगा। ओवरऑल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे अनाउंसमेंट जो है इस बजट में मुमकिन है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ऑटो सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, जिसमें फेम सब्सिडी एक इम्पॉर्टेंट है, उसको आगे बढ़ाने पर एक्सपेक्ट कर रहा है ऑटो सेक्टर। शुक्रिया इतनी तमाम डिटेल्स बताने के लिए। चलिए फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके लिए आते हैं और जो मुकाबला चल रहा है वो 3 खिलाड़ियों के बीच में चल रहा है, जिसमें स्वाति होडकर ने बढ़त बनाई हुई है। पहले तो अपडेट ले आते हैं। आशीष कल ने नजारा टेक एक स्टॉक ऐड किया है, बाय पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह दी है। 700 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 616 का रखना है। फिलहाल 621 रुपये 80 पैसे पर कर रहा है ट्रेड। तो ये एक ट्रेड है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो में नजारा टेक। इसके अलावा अगर देखेंगे बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और एडिशन डिलीशन, तो एक बार मुनाफे के मीटर में देखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है रिटर्न की तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। नजारा टेक के ये तो एक एडिशन है ही। मुनाफे के मीटर में स्वाति होडकर लीड करते हुए 11.5% के रिटर्न के साथ आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 7.29% के रिटर्न लैंड कर रहा है और प्रदीप होडचंदानी का पोर्टफोलियो -1% के रिटर्न दे रहा है। तो ये है अब तक की परफॉर्मेंस। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे पिडिलाइट के एमडी भरतपुरी से। नमस्कार।